जय हिंद दोस्तों। आज की ये तीसरी क्लास है हम लोगों के इस चैनल पे। ठीक, अभी तक दो क्लासेस हुई हैं इंडियन हिस्ट्री को लेकर के। अभी तक हम लोग इंडियन हिस्ट्री के बेसिक टूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, इतिहास की परिभाषाएं बताई गई, इतिहास की उपयोगिताएं बताई गई हैं आपको, उसके बाद इतिहास का काल विभाजन बताया गया। ठीक, आज का जो सेशन है वो इतिहास के जनक को लेकर के है। ठीक, कि इतिहास के जनक कौन हैं। ठीक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हेरोडोट्स को माना जाता है इतिहास के जनक के तौर पे, लेकिन फाइनली हम लोगों को भारतीय इतिहास पढ़ना होता है, यानी कि इंडियन हिस्ट्री पढ़ना होता है। तो उसके जनक की जब बात करते हैं तब बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो कल्लड़ का नाम आएगा, वेदव्यास का नाम आएगा, मेगस्थनीज का नाम आएगा, कि बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। मैं इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कल की जो वीडियो थी उसमें एक दो लोगों का अपना कमेंट था कि जो लेक्चर्स चल रहे हैं, जो सेशन चल रहे हैं, क्या ये यूपीएससी के लिए है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पर क्लासेस हो रही हैं, अगर आप नेट जेआरएफ के लिए हैं, सब्जेक्ट हिस्ट्री होना चाहिए। अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं, इनफैक्ट यूपी पीएससी देना चाह रहे हैं, अगर आप राजस्थान का आरएएस देना चाह रहे हैं, बिहार पीसीएस देना चाह रहे हैं, मतलब स्टेट के जो पीसीएस हैं लगभग वो सभी कवर होंगे। ठीक, मैं डेफिनेटली आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि ये जो सेशन मेरा चल रहा है डेफिनेटली वो यूपीएससी में बहुत हद तक मदद करेगा आपको। लेकिन इसमें मैं ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फैक्ट ज़्यादा मिले। ठीक, और कॉन्सेप्ट मैं सामने से बताता हूँ आपको। मैं जब बोर्ड पे नहीं लिख रहा होता हूँ, सामने से अगर आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो वो जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपको यूपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील कराएगा। ठीक, फैक्ट आपको समझ में तभी आएगा यूपीएससी में जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि जो पीएससी लेवल के एग्जाम्स हैं, बिहार पीसीएस या यूपी पीसीएस के जो पेपर्स हैं, उनमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड वो फैक्ट बेस पर होंगे। उन पर एनालिसिस या लॉजिकल या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। लेकिन यूपीएससी का अपना अलग स्टैंडर्ड है, वो फैक्ट पर थोड़ा ध्यान कम देता है, बट कॉन्सेप्ट पर ध्यान ज़्यादा देता है। तो मैं जब बोल रहा होता हूँ तो उस समय मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा होता हूँ। अगर थोड़ा सा भी ध्यान हो, तो मैंने रुडयार्ड किपलिंग का नाम लिया था, वेइट्समैन बर्डन थ्योरी समझाई थी आप लोगों को, ये कॉन्सेप्ट था। ठीक, ये आपको समझना पड़ेगा। इसी को अंतर से अगर समझना है तो रुडयार्ड किपलिंग की जो थ्योरी है, जो सिद्धांत बताया वेइट्समैन बर्डन थ्योरी, ये इसका सिद्धांत था, ये कॉन्सेप्ट था, ये आपको समझना पड़ेगा। वेइट्समैन बर्डन थ्योरी किसने दी, ये फैक्ट है। ठीक, ये आपको अंतर करके समझना पड़ेगा। तो आप निश्चिंत रहें, दोनों चीज़ों को अगर आप समझते हैं, अगर आप यूपीएससी को समझते हैं, तो नो डाउट इस सेशन से आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत है, वो अपने आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो अगर आप इस तरह की पेपर की तैयारी, एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और वनडे एग्जाम में जो एसएससी लाइक के पेपर्स हैं उसके लिए तो डेफिनेटली सफिशियंट है। सफिशियंट क्या, बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो हम आज की अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं इतिहास के जनक से। ठीक, या फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास के जनक के तौर पर आप जानते हैं नाम, तो उनका नाम आता है हेरोडोट्स। राइट, तो हेरोडोट्स को हम इतिहास के जनक के तौर पर जानते हैं। ठीक, और ये आंसर तो लगभग आप सभी को पता होगा, लेकिन इसके सिवा भी हमें दो तीन क्वेश्चंस जानने चाहिए। क्यों और किसने, मतलब क्या हुआ इस बात का कि हेरोडोट्स को इतिहास का जनक किसने कहा, अगर कहा तो इसके पीछे कारण क्या है, क्यों कहा गया है। ठीक, किसी भी व्यक्ति को टाइटल, यानी कि कोई व्यक्ति खुद को टाइटल कभी नहीं दे सकता, उपाधि खुद एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो राजाओं की बातें अलग है, उन्होंने खुद को कुछ भी बोल दिया। ठीक, लेकिन ऐसे देखा जाए तो उपाधि कोई किसी व्यक्ति को, मतलब स्वयं कोई व्यक्ति उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। तो हेरोडोट्स ने स्वयं को इतिहास का जनक कभी नहीं कहा होगा। ठीक, तो किसी ने कहा होगा। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, यानी कि हेरोडोट्स ने डेफिनेटली इतिहास विषय से संबंधित कुछ ऐसे काम किए होंगे। ठीक, तो हेरोडोट्स को इतिहास का जनक क्यों कहा जाता है और किसने कहा, इसका आंसर देखते हैं। हेरोडोट्स को थोड़ा सा पहले जान लें आप कि हेरोडोट्स लगभग 500 BC के अराउंड रहने वाले व्यक्ति हैं
और यूनान यानी कि ग्रीक के रहने वाले थे ये, ठीक। और हेरोडोटस के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका जैसा कि मैंने बताया था हिस्टोरिया से निकला हुआ है, ठीक। हिस्टोरिका नाम की एक किताब लिखी और इसी हिस्टोरिका नामक अपनी किताब में इसने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री वर्ड को यूज किया। सिर्फ यूज नहीं किया, इसने डिफाइन भी किया है कि इतिहास क्या होता है। इसको बहुत अच्छे से परिभाषित किया है किसने, हेरोडोटस ने अपनी किताब हिस्टोरिका में, ठीक। इसने अपना काम कंप्लीट किया। एक लंबे टाइम के बाद एक रोमन दार्शनिक या रोमन फिलोसोफर हैं जिनका नाम है सिसरो, रोमन दार्शनिक सिसरो। इस व्यक्ति के द्वारा फर्स्ट टाइम इसकी किताब हिस्टोरिका को पढ़ा गया, ठीक। यानी कि सिसरो के द्वारा हेरोडोटस की जो किताब है हिस्टोरिका उसको फर्स्ट टाइम पढ़ा गया। और सिसरो ने पढ़ने के क्रम में ये पाया कि हेरोडोटस ने हिस्ट्री को ना सिर्फ यूज किया है या ना सिर्फ प्रयोग किया है बल्कि उसे डिफाइन भी किया है और ये समझाने की कोशिश की है कि हिस्ट्री किसे कहते हैं या इतिहास किसे कहते हैं। जब सिसरो को ये सारी बातें समझ में आ गई तब सिसरो के द्वारा हेरोडोटस को इतिहास के जनक की संज्ञा दी गई। शायद आपका आंसर क्लियर हुआ होगा दोनों कि हेरोडोटस को इतिहास का जनक क्यों कहा गया, इसके पीछे ये रीजन, और किसके द्वारा कहा गया, इसका आंसर ये, राइट। अब हेरोडोटस के बारे में एक दो पॉइंट्स और आप जान लें। हेरोडोटस वैसे तो ग्रीक या यूनान का रहने वाला था, बट इसका अगर आप संस्कृत नेम जानना चाहें यानी कि इसका एक संस्कृत का भी नाम था जो नाम है क्या, हरिदत्त। ये सवाल पूछा गया आपसे, ठीक। तो वास्तविक नेम क्या है इसका, हेरोडोटस, जो कहां पर है, ग्रीक या यूनान में। लेकिन भारत में इसका नाम क्या पड़ जाता है, जबकि भारत से इसका कोई विशेष रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर इसी हेरोडोटस शब्द को संस्कृत में कन्वर्ट करके देख रहे हैं तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, हरिदत्त नाम पड़ जाता है, ठीक। नेक्स्ट बात, हेरोडोटस को विश्व का प्रथम इतिहासकार कहा जाता है। हेरोडोटस को विश्व का प्रथम इतिहासकार कहा जाता है। अगर आपको मेरी दूसरी क्लास या शायद फर्स्ट क्लास अगर आपको ध्यान हो तो जिसमें मैंने इतिहासकार किसे कहते हैं ये परिभाषित करने की कोशिश की, ये मुझे डेफिनेटली याद नहीं कि फर्स्ट वीडियो में था या सेकंड, आप देख लेंगे। तो मैंने उसमें समझाने की कोशिश की थी कि इतिहासकार किसे कहते हैं, राइट। इसे क्या कहा गया है, विश्व का प्रथम इतिहासकार कहा गया है, न कि प्रोफेसर कहा गया है। क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि हेरोडोटस अपने समकालीन घटनाओं का उल्लेख कर रहा था, अपने समय में हो रहे युद्धों का वर्णन कर रहा है, यानी कि समसामयिक घटनाओं का उल्लेख करने वाला व्यक्ति था कौन, हेरोडोटस। इसी वजह से हेरोडोटस को विश्व का प्रथम इतिहासकार कहा जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये विश्व का प्रथम इतिहासकार है तो ये यूनान का भी प्रथम इतिहासकार होगा, क्योंकि रहने वाला कहाँ का है, यूनान का। तो यूनान का भी प्रथम इतिहासकार माना जाता है। ये दो फैक्ट्स हैं आपके सामने। सवाल सिंपल सा है कि विश्व का प्रथम इतिहासकार किसे कहा जाएगा, तो हेरोडोटस को कहा जाएगा। तो यूनान का प्रथम इतिहासकार अगर पूछा जाता है तो भी क्या आंसर करेंगे, हेरोडोटस को ही आंसर करेंगे। संस्कृत का नेम मैंने बता दिया इसका कि हरिदत्त है। इसने एक शानदार बात कही है, उसको भी आपको फैक्ट के रूप में जानना चाहिए। ईरान है ना, ईरान को आप जानते हैं बहुत अच्छे से, जिससे पहले फारस के नाम से जानते थे। ईरान के एक राजा है जिनका नाम है दारा फर्स्ट, या इसी को डेरियस कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, डेरियस भी कहेंगे, इसी को दारा फर्स्ट भी कहेंगे, या इसी को डेरियाहू भी कहते हैं, इसका ये भी नाम मिलता है, ठीक। तो दारा फर्स्ट, डेरियस या डेरियाहू, ठीक। लगभग इसने 516 बीसी के राउंड 516 बीसी के राउंड इसने सिंधु या सिंध क्षेत्र का तटवर्ती क्षेत्र जीत लिया। सिंध क्षेत्र का तटवर्ती क्षेत्र जीत लिया और उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। और अपने साम्राज्य का हिस्सा जब बनाया तो इस सिंध के तटवर्ती क्षेत्र को जब उसने मिलाया तो इस सिंध का तटवर्ती क्षेत्र जो उसने विजित किया ये इसके साम्राज्य का 20वां प्रांत कहलाया। क्या कहलाया, साम्राज्य का ये 20वां प्रांत कहलाया, ठीक। बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। ईरान या फारस का एक राजा है, मैं इसको कोरिलेट कर रहा हूं हेरोडोटस के साथ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हेरोडोटस का। ईरान या फारस का एक शासक है जिसका नाम है दारा प्रथम, राइट, और इसे डेरियस या डेरियाहू के नाम से जाना जाता है। 516 के आसपास
सिंधु, अपने भारत का जो सिंधु क्षेत्र है या सिंध क्षेत्र है उसके तटवर्ती क्षेत्रों को जीत करके उसने उस क्षेत्र को अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बना लिया। ठीक, अकेले इस साम्राज्य से, यानी कि जिस क्षेत्र को उसने भारत में जीता है, इस साम्राज्य से या इस प्रांत से उसे कुल राजस्व का, यानी कि उसके साम्राज्य का जो टोटल राजस्व है, ठीक, उसे उसके साम्राज्य के कुल राजस्व का तीसरा सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता था। तीसरा सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता था। और इस तीसरे बड़े भाग को अगर हम काउंट करें तो ये 360 टैलेंट स्वर्ण था। स्वर्ण चूर्ण भी कह सकते हैं। 360 टैलेंट स्वर्ण चूर्ण था। टैलेंट जो है यहां पर आप शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, इसे हम टैलेंट के नाम से जानते हैं। ठीक, टैलेंट जो होता है ये वेट की एक यूनिट है। वेट की एक यूनिट है, यानी कि भार की इकाई है। ये भार की इकाई है और भारत में यूज नहीं की जाती है। ये बेसिकली मेसोपोटामिया, कहां? मेसोपोटामिया जो वर्तमान में कहां है? इराक में है। ये मेसोपोटामिया में यूज की जाने वाली एक यूनिट है। किसकी? वेट की। क्या? टैलेंट। ठीक, तो इसने क्या कहा है जरा ध्यान से समझेंगे कि ईरान का जो शासक है दारा फर्स्ट, उसने भारत के सिंध क्षेत्र के तटवर्ती क्षेत्रों को जीत करके उसे अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया और उस प्रांत से उसको उसके साम्राज्य के 20वें प्रांत से अकेले उसको उसके पूरे संपूर्ण राजस्व का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त होता था। और ये तीसरा हिस्सा सबसे बड़ा था क्या? अगर काउंट करें तो 360 टैलेंट स्वर्ण चूर्ण था। ठीक, और ये 360 टैलेंट स्वर्ण चूर्ण का क्या मतलब है? तो एक टैलेंट इक्वल टू 34 kg समथिंग। ये आराम से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, एक टैलेंट इक्वल टू 34 kg यानी कि किलोग्राम। अब आराम से आप इसे गैस कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि दारा को यानी कि डेरियस को उस टाइम पीरियड में 360 टैलेंट स्वर्ण चूर्ण प्राप्त हो रहा था, यानी कि सोने का टुकड़ा प्राप्त हो रहा था। सिर्फ कहां से? भारत से। ये बात किसने बताई है? ये बात किसने बताई? हेरोडोटस ने। शायद आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो सवाल आपसे सिंपल सा पूछा जाएगा कि किस इतिहासकार के द्वारा यह बताया गया कि दारा अपने 20वें प्रांत से 360 टैलेंट स्वर्ण प्राप्त करता था? तो आप आंसर करेंगे किसको? हेरोडोटस को। ठीक, ये वही दारा प्रथम है। ये वही दारा प्रथम है जिसके द्वारा दुनिया में पहली बार अभिलेख लिखवाने की प्रथा स्टार्ट की गई और इसी के अभिलेख से प्रेरित होकर के अशोक के द्वारा भारत में अभिलेखों की प्रथा की शुरुआत की जाती है। ठीक, ये वही दारा प्रथम है। ठीक, इससे अगर आप दारा प्रथम को जानना थोड़ा सा चाहें तो इसने जो अभिलेख लिखवाए हैं उनमें से पर्सिपोलिस, बेहुस्तैन और नक्शे रुस्तम का नाम आता है। ठीक, इन अगर आप ध्यान से समझें इसके 3 अभिलेखों के नाम मिलते हैं। किसके? दारा प्रथम के। एक का नाम क्या है? नक्शे रुस्तम, नक्शे रुस्तम, पर्सिपोलिस और बेहुस्तून। एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में आप डालेंगे इस बात को, बताएंगे आंसर। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो हम डेफिनेटली अगले सेशन में इसको सॉर्ट आउट करेंगे। नक्शे रुस्तम, पर्सिपोलिस, बेहुस्तून, ठीक है ना? ठीक, ये किसके हैं? दारा प्रथम के 3 प्रमुख अभिलेख हैं। ठीक है ना? और इसी अभिलेखों से प्रभावित होकर के भारत में अशोक के द्वारा अभिलेख खुदवाए जाने की प्रथा स्टार्ट की जाती है। आपको सवाल ये बताना है कि नक्शे रुस्तम, पर्सिपोलिस और बेहुस्तून, इन तीनों अभिलेखों का क्रम क्या है, यानी कि क्रोनोलॉजी क्या है। ठीक है, क्रोनोलॉजी का मतलब है कि इन तीनों में सबसे पहला अभिलेख कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। ठीक, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल इसमें से ये है, इन्हीं तीनों अभिलेखों में से एक ऐसा अभिलेख है जिसमें पहली बार हिंदुस्तान शब्द का जिक्र किया गया है। भारत का एक नाम है ना हिंदुस्तान। पहली बार हिंदुस्तान शब्द का जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है वो इन 3 अभिलेखों से मिलता है। अभी तीनों से नहीं मिलता है, एक से मिलता है। उस एक का नाम बताना है आपको। यानी कि सवाल आप समझ पाए होंगे। इन तीनों की क्रोनोलॉजी आपको समझानी है, यानी कि सबसे पहला कौन है, और ये बताना है कि इन 3 अभिलेखों में से ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें भारत का नाम हिंदुस्तान भी मिलता है। ठीक, तो इसे रफ करते हैं। शायद आप इतना लगभग समझ गए होंगे हेरोडोटस के बारे में, राइट? आप कोई भी एग्जाम उठा करके देख लें, हेरोडोटस के बारे में इससे ज्यादा सवाल नहीं बनेगा।
ये हेरोडोट्स था। ठीक, अगला जो मैं ये समझाना चाह रहा था कि ये इतिहास के जनक हैं। कौन? हेरोडोट्स सब। ठीक है ना। तो हेरोडोट्स को इतिहास का जनक कहा जाता है, लेकिन हेरोडोट्स ने जो इतिहास लिखा होगा वो विश्व का इतिहास लिखा होगा, यानी कि ग्रीक या यूनान का इतिहास लिखा होगा, ना कि भारत का इतिहास लिखा है। ठीक, इसकी बातों से थोड़ा बहुत जानकारी मिलती है भारत के बारे में, लेकिन इसने भारत का इतिहास नहीं लिखा है। ठीक है ना। तो हम पढ़ते किसको हैं? भारत के इतिहास को, यानी कि इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो भारतीय इतिहास का जनक कौन हुआ फिर? ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो भारतीय इतिहास का जो जनक है वो कौन हुआ? इसके तहत आपको 3 नाम मिलेंगे। क्या क्या? एक का नाम आएगा मेगास्थनीज। क्या नाम है? मेगास्थनीज। नाम सुना होगा डेफिनेटली आपने। एक नाम आएगा कल्हड़ आपके सामने। एक नाम आपके सामने आएगा वेद व्यास का, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब जरा यहां से ध्यान से समझना है, लाल सलाम वाले यानी कि मार्क्सवादी इतिहासकार वेद व्यास को मानते ही नहीं इतिहासकार। डिकिंसन साहब ने तो पहले ही बोल दिया था कि हिंदू इतिहासकार हो ही नहीं सकते, तो उनको इतिहास लिखने की जानकारी नहीं है। ठीक, वो तो कहानियां लिखते हैं कपोल कल्पित। अब यहाँ जरा ध्यान से समझना है कि वेद व्यास साहब ने महाभारत और ऋग्वेद की रचनाएं की हैं। ठीक, अब जरा महाभारत को समझे अगर, तो महाभारत में कृष्ण पात्र हैं, है ना। और जस्ट त्रेता युग में चले जाते हैं तो राम मिलते हैं, और द्वापर में आते हैं तो कृष्ण मिलते हैं। मार्क्सवादी इतिहासकारों के द्वारा चाहे वो आपका महाभारत हो, चाहे वो आपका रामायण हो, दो आपके महाकाव्य है ना, महाभारत और रामायण। ठीक, इन दोनों किताबों को काल्पनिक किताब माना जाता है ना। और इन दोनों किताबों में जो मुख्य कैरेक्टर है, मुख्य पात्र हैं, एक का नाम है भगवान कृष्ण और दूसरा नाम है क्या? भगवान राम। ये दो नाम मिलते हैं आपके सामने। एक सवाल और है कि भगवान कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है? देवकी नंदन कृष्ण के रूप में। देवकी नंदन कृष्ण के रूप में भगवान कृष्ण का उल्लेख पहली बार किस अभिलेख में मिलता है, ये भी आपको बताना है। तो कृष्ण और राम। ठीक, मैं यहां पर वेद व्यास को समझाना चाह रहा हूं, उसके बाद आप आराम से समझ जाएंगे। तो मार्क्सवादी इतिहासकारों के द्वारा राम और कृष्ण दोनों काल्पनिक व्यक्ति हैं, ये ऐतिहासिक पुरुष नहीं हैं। ध्यान से समझे इस बात को। क्या है इसका मतलब? कि ये काल्पनिक व्यक्ति हैं। आपको यह समझ में आ जाएगा कि ऐतिहासिक होना किसे कहेंगे और काल्पनिक होना किसे कहेंगे। जब तक किसी भी फैक्ट के बारे में या साक्ष्य के बारे में पुरातात्विक प्रमाण और साहित्यिक प्रमाण ना मिल जाए, तब तक वो ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं माना जाता है। मतलब कहने का, अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है, साहित्यिक प्रमाण नहीं मिल रहा है, तब तो वो इतिहास है। अगर साहित्यिक प्रमाण मिल रहा है और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो वो अपने आप में इतिहास नहीं है। कैसे? राम और कृष्ण, मथुरा और इनका अयोध्या से संबंध है। ठीक है ना। तो कृष्ण की जन्मस्थली है कहां? मथुरा में। तो मथुरा में इनका जन्म स्थान माना गया, सब कुछ है। तो वहां पर बांसुरी बजा रहे थे, राधा को पायल वगैरह सारी पहनाई होंगी। तो सारी चीजें खुदाई के दौरान मिलनी चाहिए थी जो डायरेक्ट कृष्ण से संबंधित हो। राम ने धनुष का प्रयोग किया है, तो राम के द्वारा बनाया गया, चलाया गया जो धनुष या बाण है, वो इस्तेमाल हुआ मिलना चाहिए था हमें। यानी कि उनके समय उनके द्वारा जो यूज की गई सामग्री है वो अगर मिल रही है तो पुष्टि होगी, क्योंकि इनका उल्लेख रामायण और महाभारत में हुआ है। मथुरा और अयोध्या में इनका उल्लेख, यानी कि इनसे संबंधित आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलते। अयोध्या में मिला हुआ जो राम मंदिर है, रामलला जिसे कह रहे हैं, वो किसी भक्त के द्वारा या किसी इंसान के द्वारा बनाया गया मंदिर था। वो भगवान राम के द्वारा बनाया गया मंदिर नहीं था, जिसे बीबी लाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया था कि बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर होने का सबूत है। ठीक, तो वो अलग सेशन है। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानती है क्या राम और कृष्ण को ऐतिहासिक पुरुष। तो यहां ध्यान रहे कि ऐतिहासिक होने में और काल्पनिक होने में बहुत बड़ा अंतर है। काल्पनिक किसे कहेंगे? जिसका प्रमाण सिर्फ साहित्यिक चीजों से पुष्ट हो रहा है। ठीक, और उसका विशेष कोई उल्लेख नहीं मिलता है, खुदाई के दौरान कोई साक्ष्य ना मिल रहा हो। और ऐतिहासिक किसे कहेंगे हम? ऐतिहासिक उसे कहेंगे जिसका प्रमाण हमें साहित्यिक और आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातात्विक प्रमाणों दोनों से मिल रहा हो। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक व्यक्ति बोलेंगे। जैसे भगवान बुद्ध ऐतिहासिक पुरुष हैं। ठीक, क्योंकि इनके बारे में जो जानकारी मिलती है, उनकी जानकारी के दोनों स्रोत हैं, यानी कि प्रमाणिक पुरातात्विक भी और ऐतिहासिक भी। तो अगर कृष्ण काल्पनिक हो गए
तो वेद व्यास भी काल्पनिक हो जाएंगे, नो डाउट। ठीक, तो इनको तो अगर ये तीनों ऑप्शन में आ रहे हैं, मैं सिंपल सा आंसर बता रहा हूं आपको, भारतीय इतिहास का जनक कौन है अगर तीनों ऑप्शन में है, तो तीनों ऑप्शन में सबसे पहली वरीयता आपको मेगास्थनीज को देनी है। ठीक, सेकंड ऑप्शन के तौर पे आपको कल्हड़ को रखना है, थर्ड ऑप्शन के तौर पर आपको वेद व्यास को चूज करना है। अगर मेगस तीनों ऑप्शन में है तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको, मेगास्थनीज को, सेकंड कल्हड़ को, थर्ड वेद व्यास को। ये दोनों ऑप्शन में नहीं है, तब अगर ऑप्शन में वेद व्यास मिल रहा है तो आपको तब वेद व्यास को क्लिक करना है। ठीक, कल्हड़ को भारत का प्रथम वास्तविक इतिहासकार माना जाता है। ये वही कल्हड़ है जिन्होंने कश्मीर पर एक इतिहास लिखा और उस इतिहास को एक नाम दिया किताब के माध्यम से, नाम है राजतरंगिणी। ठीक, और कल्हड़ ने वो किताब लिखी है राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, और इन्हीं कल्हड़ को हम भारत का प्रथम वास्तविक इतिहासकार मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कल्हड़ वो पहला व्यक्ति है जिसने ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति को जब इतिहास लेखन वो कर रहा है, कोई भी व्यक्ति जब इतिहास लेखन कर रहा है तो उस व्यक्ति को ये चाहिए कि वो पूर्वाग्रह से मुक्त हो, यानी कि बायस्ड माइंड नहीं होना चाहिए जो भी व्यक्ति इतिहास का लेखन कर रहा है, यानी कि स्वतंत्र तरीके से जो व्यक्ति इतिहास का लेखन करता है वही व्यक्ति वास्तव में इतिहासकार माना जाता है। ठीक, ये बात किसने कही है? कल्हड़ के द्वारा कही गई। मेगास्थनीज, इसे ही हम सबसे प्राथमिक तौर पर रखते हैं भारत के इतिहास के जनक के तौर पर। देखते हैं कैसे। ठीक, थोड़ा सा समझ लें कि मेगास्थनीज कौन है। ठीक, मेगास्थनीज सिकंदर महान को पहले छोड़ें थोड़ा सा, सेल्यूकस निकेटर, राइट, इसको तो जानते होंगे आप लोग, सेल्यूकस निकेटर, और इसके ऊपर रख लें थोड़ा सा सिकंदर को, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर। ठीक, ये है भारत की थोड़ी सी पोजीशन, एक रफली मैप बना रहा हूं, थोड़ा सा समझ लें आप लोग। ये सिंधु नदी का क्षेत्र, ठीक है ना, ये है मगध यानी कि पाटलिपुत्र या आज का पटना या बिहार। ठीक, उस समय का मगध। सिकंदर के समय, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत का जो राजा था उसका नाम था क्या? धनानंद। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया है तो उस समय भारत का शासक यानी कि मगध का जो शासक था वो था कौन? धनानंद। लेकिन आप जानते हैं कि सिकंदर की डेथ हो गई है बहुत ही अल्प आयु में। वो डेथ कैसे हुई? कई बार आपके सामने आएगा कि बुखार से पीड़ित हो गया, इस वजह से उसकी डेथ हो गई। जाने के क्रम में जब वो मैसेडोनिया वापस जा रहा था तब उसकी डेथ हुई है। कई बार कहा जाएगा कि उसकी पत्नी ने उसको जहर खिला दिया। कई बार ये कहा जाएगा कि उसके सेनापतियों ने यानी कि सेना नायकों ने ही उसको जहर दे के मार दिया। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? जब मौर्यन टाइम पीरियड आएगा यानी कि सिकंदर का जब टाइम आएगा पढ़ाने का, तो मैं आपको डेफिनेटली इंश्योर कर रहा हूँ कि सिकंदर की मृत्यु वास्तविक तरीके से कैसे है, क्यों इतना वर्ग लाया गया हमारे सामने, ठीक, क्यों वास्तविक इतिहास नहीं बताया गया सिकंदर का, वो हम आपको डिस्कस करेंगे। तो सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया है तो उस समय भारत का जो राजा है वो धनानंद है। ठीक, तो सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो सिकंदर की मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी बना उसका वो कौन था? सेल्यूकस निकेटर। यही स्थिति चेंज हो जाएगी भारत में भी, और नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था धनानंद, और इसी व्यक्ति की हत्या कर देता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसकी हत्या कर देगा, जो कि भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट है। ठीक, और मौर्य वंश का संस्थापक है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही धनानंद की हत्या करके भारत में मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक, अब जरा समझे कि सिकंदर का सपना था कि पूरी दुनिया को जीतना है, फतेह करना है, वो पूरा हो नहीं पाया क्योंकि भारत में दिक्कत कर रहा था कौन? धनानंद। धनानंद नो डाउट अपने आप में बहुत व्यापी शासक था। सेल्यूकस निकेटर चाहता था कि जो सपना हमारे सम्राट ने देखा है वो पूरा नहीं हुआ, यानी कि भारत को जीतने का सपना पूरा नहीं हो पाया। अब इसी सपने को मैं पूरा करूंगा। स्थितियां बदली जा चुकी हैं यूनान में भी और भारत में भी। यहां पर हो चुका है शासक कौन? सेल्यूकस निकेटर। यहां पर शासक हो गया है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। राइट, सेल्यूकस निकेटर ने जब चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर आक्रमण कर दिया तो इस आक्रमण का परिणाम यह निकला कि सेल्यूकस निकेटर युद्ध हार गया, चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया। क्या? युद्ध, यानी कि भारत उस समय का भारत नहीं रहा। युद्ध के बाद परिणाम सामने है, सेल्यूकस हारा, चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए। इसमें कहा जाता है कि चाणक्य का बहुत ज्यादा योगदान था संधि कराने में। संधि कराने के क्रम में बात कही गई कि सेल्यूकस निकेटर एक संधि करेगा, किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। राइट,
संधि के क्रम में ये बात कही गई कि आपको कुछ चीजें देनी है। वो क्या चीजें हैं जरा देखो, आपको 4 प्रांत देने हैं। आपको क्या देने हैं? 4 प्रांत देने हैं। जब मौर्य काल पढ़ाएंगे तो आपको ये सारे चीज आपको बताएंगे। काबुल, कंधार, मकरान, हेरात, ऐसे 4 प्रांत थे वो जो कवि सिकंदर ने जीते थे। तो आपको 4 प्रांत देने हैं जो कवि सिकंदर ने जीते थे। किसे देने हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को। ये संधि में सहयोग किसका है? ज्यादातर योगदान किसका है? चाणक्य का। और चाणक्य नो डाउट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, ताकि सिकंदर का अभिमान खत्म किया जा सके कि पूरी जिंदगी सिकंदर ने युद्ध किया और साम्राज्य को जीतने की इच्छा प्रकट की, विश्व विजेता बनना चाहा, लेकिन भारत के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मात्र एक युद्ध में ही वो पूरे प्रांत आपके जीत लिए गए जो कभी सेल्यूकस ने जीते थे, सिकंदर ने जीते थे। ठीक। दूसरी बात क्या मांगी गई? दूसरी बात ये थी कि सेल्यूकस निकेटर को अपनी बेटी हेलेना या कार्नेलिया का विवाह करना पड़ेगा। किसके साथ? हेलेना या कार्नेलिया का विवाह करना पड़ेगा किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। यहां ध्यान रहे कि धनानंद की एक बेटी है जिसका नाम है दुर्धरा। धनानंद की एक बेटी है जिसका नाम है दुर्धरा, और इसी दुर्धरा से एक संतान उत्पन्न हुआ है जिसका नाम है बिंदुसार। ठीक। अगर आपको ध्यान हो तो बताने की कोशिश करेंगे कि बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा है। ठीक। धनानंद की बेटी कौन थी? दुर्धरा। ठीक। और दुर्धरा का ही विवाह हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। यहां दिख रहा है, यानी कि दुश्मन की बेटी के साथ विवाह हुआ है एक नायक का। ठीक। तो ये अपने यहाँ की जो रियल लाइफ है ना, हमारे यहाँ के जो राजा थे वो रियल लाइफ में करके गए हैं, जो हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है रियल लाइफ में। यानी कि दुश्मन की बेटी के साथ विवाह करने की प्रथा पहले से थी। ठीक। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ही दुश्मन की बेटी के साथ विवाह कर लिया, और कई हद तक मतलब हम लोगों को बताया जाता है, कुछ किताबों में मतलब ये बातें आती हैं कि दुर्धरा अगर ना होती तो धनानंद कभी मारा नहीं जाता। यानी कि दुर्धरा ने वो सारी रहस्य बातें ना बताई होती चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को तो कभी भी धनानंद मारा नहीं जाता। ठीक। यानी कि अपने ही फादर को मारने में बहुत बड़ा योगदान है किसका? दुर्धरा का। ठीक। तो ये आपको लग रहा होगा कि इसने पिता की हत्या की है। नहीं, इसने भारत नहीं, अखंड भारत को बनाने में अपना छोटा सा योगदान दिया है। ठीक। लेकिन इतिहास में कोई योगदान इसका मिलता नहीं है, इसका कोई विशेष नाम नहीं आता। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सभी जानते हैं, लेकिन इसकी पत्नी दुर्धरा थी और उसी से संतान उत्पन्न बिंदुसार है, ये बहुत कम लोगों को पता है। ऐसा जानते हैं क्यों? क्योंकि पिता से बगावत की गई है, और पिता के साथ जब बगावत की जाती है ना तो इतिहास उसको कभी माफ नहीं करता। तो ध्यान रखें इस बात का। तो सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना और कार्नेलिया का जो विवाह हुआ है किसके साथ हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। अब जरा ध्यान से समझेंगे कि हेलेना कहाँ की है? ग्रीक यानी कि यूनान की, और चंद्रगुप्त कहाँ का है? भारत का। ये भारत में होने वाला प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है, फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज। अभी बहुत सारे लोगों ने शादियां की हैं, अंतरराष्ट्रीय शादियां हुई हैं। इसकी प्रथा यानी कि शुरुआत किसने कर दी थी? तो हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य की। ये एक राजनीतिक शादी थी, यानी कि पॉलिटिकल मैरिज थी, है ना। दुर्धरा से ऑलरेडी चंद्रगुप्त की शादी हो चुकी थी, और इसी से इसका उत्तराधिकारी डिसाइड हुआ है जिसका नाम बिंदुसार है। ठीक। हेलेना का जो विवाह है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? राजनीतिक शादी है। ऐसा इसलिए ताकि सेल्यूकस निकेटर कंट्रोल में रहे। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी हमारे पास रहेगी, तब वो बार बार आक्रमण करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर बेटी हमारे पास रहेगी तो वो कंट्रोल में रहेगा। अगर उसका ऐसा कुछ नहीं है प्रिय चीज तो बार बार आक्रमण करने की कोशिश करेगा, मोहम्मद गोरी की तरह। ठीक। इस वजह से, क्योंकि चाणक्य था साथ में। ठीक। तो इस वजह से हेलेना या कार्नेलिया का विवाह कराया गया किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम लोग अपनी बहन या बेटी का विवाह जिस व्यक्ति के सामने कर देते हैं तो ना चाहते हुए भी उसके सामने झुकना पड़ता है। हमें पता है कि वो किसी काबिल का नहीं है, नहीं सम्मान करना चाहिए, कई बार ऐसा लगता है, लेकिन ना चाहते हुए भी हमें उस व्यक्ति का सम्मान करना पड़ता है, अपने माता पिता से कहीं ज़्यादा। वो आम बोल रहे हैं तो आम बोलना पड़ता है। ऐसा जानते हैं क्यों? कोई मजबूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि हमारी भुजाओं में या हमारे रक्त में परिवर्तन आ चुका है, ब्लड में कमी आ गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार सकते हैं, लेकिन समस्या इस बात की है बहन वाली, इस वजह से झुक जाते हैं। तो हेलेना या कार्नेलिया का जो विवाह हुआ है किसके साथ हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में हुआ। ठीक। और ये मैंने बताया भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है। कुछ किताबों में ऐसा बोला जाता है, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि हेलेना प्रथम महिला है जिसने भारतीय महिलाओं को साड़ी बांधना सिखाया। वो प्रथम महिला है जिसने भारतीय महिलाओं को क्या किया है? साड़ी बांधना सिखाया।
एक जिक्र और मिलता है कि एक और महिला हैं, वो नाम अगर आप लोगों को क्लियर हो जाए तो आप लोग बताएंगे। भारत में उल्टे पल्लू की साड़ी बांधने का चलन है। ठीक, मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि भारत के फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर हैं, मैं क्लू छोड़ करके जा रहा हूं, आपको आंसर देना है। भारत के फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर हैं, उनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर इन्हीं की पत्नी हैं जिन्होंने पहली बार भारतीय महिलाओं को उल्टे पल्लू की साड़ी बांधना सिखाया है। ये ऐतिहासिक बात है, क्योंकि वो एक आईसीएस की पत्नी है, तो नॉर्मल पत्नी नहीं है, सामान्य महिला नहीं है। ठीक, ये दो चीजें आपको पता चली। तो सेल्यूकस निकेटर से 4 प्रांत मांगे गए, हेलेना या कार्नेलिया का विवाह का प्रस्ताव रखा गया। थर्ड बात मांगी गई थी मेगास्थनीज की। ध्यान रखें, ये राजदूत था, दार्शनिकों का क्रय और विक्रय नहीं किया जा सकता था। मेगास्थनीज ने सब कुछ देने के लिए राजी हो गया, लेकिन मेगास्थनीज के प्रश्न पर वो बगावत कर दिया। उसने कहा कि हमारे यहाँ दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं किया जाता है। चाणक्य ने कहा या चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि अगर आप मेगास्थनीज को नहीं देते हैं तो डेफिनेटली हमें दोबारा आक्रमण करना पड़ेगा आपके ऊपर। बड़ी मजबूरी में मेगास्थनीज को देना पड़ा किसे, सेल्यूकस निकेटर को। ऐसा क्यों किया गया होगा? मैं ऐसी कल्पना कर सकता हूं कि चाणक्य ऐसा सोच रहा होगा कि अगर मैं भारत का इतिहास लिख रहा हूं जैसा कि उसने अर्थशास्त्र लिखा, ठीक, उसकी उतनी उपयोगिता या रिलेवेंट नहीं है जितना कि एक विदेशी व्यक्ति भारत का इतिहास लिख रहा हो। ठीक, और भारत का इतिहास लिखने के लिए एक योग्य व्यक्ति की जरूरत थी, और मेगास्थनीज से ज्यादा योग्य कौन हो सकता था? और चाणक्य के पास इतना सारा टाइम नहीं था, क्योंकि इसे राजनीतिक कार्यों में भी बहुत सारा काम करना होता था। ठीक, तो ऐसा सोचा होगा, इसलिए भारत का इतिहास लिखने के लिए इसे अपॉइंट किया गया होगा। तो ये भारत में आने वाला प्रथम राजदूत है। मेगास्थनीज भारत में आने वाला प्रथम राजदूत है, और पहली बार किसके राज दरबार में आ रहा है ये? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आ रहा है। ठीक, और चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर मेगास्थनीज के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। और इसी इंडिका में पहली बार भारत के बारे में, भारत की जलवायु के बारे में, भारत की जातियों के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में वर्णन किया गया है। किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक, ये इंडिका वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है, यानी कि लुप्त हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। और ध्यान रहे, इंडिका नाम के टाइटल से 2 लोगों के द्वारा सेम किताबें लिखी गई हैं। एक इंडिका है किसकी? मेगास्थनीज की। और एक किताब मिलती है जिसका नाम है एरियन। क्या नाम है? एरियन ने भी इंडिका नाम से किताब लिखी है, और मेगास्थनीज ने भी इंडिका नाम से किताब लिखी है। ठीक, 19वीं शताब्दी के दौरान एक व्यक्ति है जिनका नाम है स्वानबेग। क्या नाम है? स्वानबेग। स्वानबेग के द्वारा इंडिका के कुछ जो पन्ने थे इधर उधर तितर बितर हो गए थे, उनको एकत्रित करके संकलित किया गया। और ये जो संकलन हुआ, इसी संकलन का मैक्रेंडल महोदय के द्वारा इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है। किसका? इंडिका का। समझ में आ रहा होगा शायद आपको। इंडिका नाम की किताब 2 लोगों के द्वारा लिखी गई। एक व्यक्ति है जिसका नाम है एरियन, एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? मेगास्थनीज। मैंने बताया कि मेगास्थनीज की इंडिका वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है। 19वीं शताब्दी के दौरान स्वानबेग नाम के एक व्यक्ति के द्वारा इंडिका को संकलित किया गया, और वो जो संकलन हुआ, उसी संकलन का मैक्रेंडल महोदय के द्वारा क्या किया गया? इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया। तो जब उपलब्ध नहीं है तो इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है, संकलन कैसे हो रहा है? तो संकलन ऐसे हो रहा है, बाद के कुछ इतिहासकार हुए हैं जैसे प्लिनी। क्या नाम है? प्लिनी, जिसने नेचुरल हिस्ट्री ऐसा कुछ किताब लिखी है। प्लिनी। एक नाम है मिलेगा आपको प्लूटार्क, एक नाम मिलेगा आपको जस्टिन, एक नाम आपको मिलेगा एरियन आपको, और दूसरा नाम मिलेगा स्ट्रैबो। ये कुछ ऐसे नाम हैं। ठीक, इन सभी इतिहासकारों के द्वारा मेगास्थनीज, जब ये लोग अपनी किताबें लिख रहे थे, तो किताबों को लिखने के बाद आदमी को, यानी कि व्यक्ति को रेफरेंस देना पड़ता है, यानी कि संदर्भ देना पड़ता था। तो इन लोगों ने जब अपनी किताबें लिखी, तो इन लोगों ने किताबों को लिखने के बाद जो संदर्भ दिया है, उन संदर्भों का संकलन है इंडिका। इसी वजह से हमें पता चल पाता है इंडिका के बारे में। अगर इन लोगों ने उस किताब को कोड ना किया होता, संदर्भ नहीं दिया होता, तो हमें इंडिका के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती। ठीक, तो ये इंडिका के बारे में लगभग जानकारी थी। और इससे ज़्यादा अगर आपको जानना है तो मौर्यन टाइम पीरियड तक का वेट करना पड़ेगा, उसमें बहुत अच्छे से पता चलेगा इसने पाली ब्रोथा किसने कहा है पाटलिपुत्र को, एग्रोनोमी क्या चीज़ होते हैं,
एस्ट्रोनोमोई क्या चीज़ होते हैं, सारा किसके साथ जुड़ा हुआ इशू है, मेगास्थनीज के साथ। भारत में 7 जातियों का उल्लेख करने वाला व्यक्ति कौन है, तो भी मेगास्थनीज का ही नाम आता है। वो सब मॉडर्न टाइम पीरियड में डिस्कस करेंगे। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मेगास्थनीज कौन है, ठीक, और भारतीय इतिहास का जनक कौन है। ये सारी बातें नो डाउट आपको क्लियर हुई होंगी। एक लास्ट पॉइंट इसमें डिस्कस कर ले रहे हैं, शायद थोड़ा सा वीडियो 10-5 मिनट का बड़ा हो जाए, तो एक लास्ट इशू बच रहा है, वो आज कंप्लीट करना चाह रहे हैं हम। देख लें इसमें, ठीक। एक बार आपके सामने कई बार समस्या आएगी, एक शब्द लिखा मिलेगा आपको ईस्वी, एक शब्द आपके सामने मिलेगा लिखा हुआ ईसा पूर्व, कई बार आपके सामने एडी, कई बार आपके सामने सीई, ठीक, कई बार आपके सामने बीसी और कई बार आपके सामने बीसीई। ऐसे कुछ शब्द मिलते हैं आपको, ठीक। ये क्या चीजें हैं, जरा इसको आप देख लें। आज क्या चल रहा है, 2021, कभी रहा होगा 2000, ठीक, और ये कभी 1000 रहा होगा, ये कभी 100 भी रहा होगा और कभी 1 भी रहा होगा, राइट। तो ऐसा कहा जाता है कि इस एक जो ये 1 लिखा हुआ है, इसी टाइम पीरियड में ईसा मसीह का जन्म हुआ, ठीक, ईसा मसीह साहब का जन्म हुआ है। ईसा मसीह को जन्म देने वाली मां का नाम है मरियम, और मरियम का मतलब होता है एंजल्स, यानी कि स्वर्ग की परी, ठीक। अगर ईसा मसीह का जन्म इस तारीख को हो रहा है तो डेफिनेटली मरियम इससे पहले कहीं ना कहीं होगी, है ना। इसके बाद अगर आते हैं, यहां से देख रहे हैं ना, बढ़ता हुआ क्रम है, 1 बाद 2 3 4 5 ऐसे है, राइट। लेकिन यहां पर क्या है, घटता हुआ क्रम जाएगा। यहां क्या मिलेगा, 2, यहां क्या मिलेगा, 3, क्या 4, ऐसे कभी 100, कभी 500, कभी 1000, कभी 2000, राइट, ऐसा मिलेगा। अब जरा समझें, यहां से यानी कि ईसा मसीह के जन्म से जो घटना घटित हो रही है, जो घटनाओं का उल्लेख किया जा रहा है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, उन सभी घटनाओं को हम लोगों ने ईस्वी कहा है। क्या कहा है, ईस्वी। और इसी को एडी कहा गया है, एना डोमिनी ग्रीक वर्ड है, ठीक। और इसी को हम लोगों के द्वारा सीई भी कहा जाता है, यानी कि कॉमन एरा, यानी कि सामान्य युग। यानी कि लैंग्वेज को सिर्फ अपडेट किया गया है, अपडेट नहीं किया गया, इसके पीछे डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट क्या है, विवाद क्या है। और ईसा मसीह के जन्म के पहले जितनी की घटनाएं घटित हुई हैं, उन सभी घटनाओं को हम ईसा पूर्व में रखते हैं। ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह से पहले का समय। नेक्स्ट बीसी, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट मींस भी ईसा मसीह, उनसे पहले का समय। अब इसी पर विवाद हुआ है और इसी को चेंज करके क्या किया गया है, बीसीई, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, यानी कि सामान्य युग से पहले का समय। ईसा मसीह किसी पर्टिकुलर एक धर्म से संबंधित या पंथ से संबंधित व्यक्ति हैं या ईश्वर हैं, और सभी राष्ट्र अपने आप को सेकुलर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो किसी एक विशेष पंथ या धर्म के व्यक्ति का नाम आगे क्यों लाया जाए, ठीक। ऐसा इतिहासकारों में मतभेद हुआ। तब एक सोल्यूशन निकाला गया कि किसी भी विशेष धर्म के व्यक्ति को या भगवान को इंपॉर्टेंट नहीं देकर के एक सेकुलर वर्ड ढूंढा जाए, ठीक। तो सेकुलर वर्ड ढूंढने के चक्कर में मिला क्या, सीई मिला और बीसीई मिला। इन दोनों में कहीं पर भी किसी भी धर्म, जाति, समुदाय से कोई संबंध नहीं है। सी मीन्स कॉमन एरा, बीसीई मीन्स बिफोर कॉमन एरा, ठीक। ये विवाद होने की वजह से इन चीजों को अपडेट किया गया है। एनसीईआरटी की किताबें आप उठाएंगे तो अब बीसी की घटना को बीसी में लिखा जाता है और एडी की घटना को सी में लिखा जाता है, कोई अंतर नहीं है। ये तीनों चीजें आपस में कॉमन हैं, ये तीनों चीजें भी आपस में कॉमन हैं, ठीक। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखें, पर्यायवाची होते हैं लेकिन हर शब्द का अपना अलग मतलब होता है, ठीक। जितने भी शब्द लिखे गए हैं, रचे गए हैं, उन सभी शब्दों का अपना अलग अलग मतलब होता है, ठीक। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी घटना घटित होगी उसे इनमें यानी कि ईस्वी, एडी या सी में काउंट करेंगे। ईसा मसीह के जन्म के बाद, जन्म के पहले जो भी घटनाएं घटित होंगी उन्हें हम ईसा पूर्व, बीसी और बीसीई कहेंगे, ठीक। एक बात और इसमें ध्यान से थोड़ा सा देख लें, क्या देखना है इसमें, वो ये कि मान लो कभी यहां पर आया होगा 563, ये 563 क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म है। 563 में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो 563 क्या लिखा जाएगा, बीसीई लिखा जाएगा। अब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है 563 बीसी में, तो गौतम बुद्ध की
वर्तमान आयु क्या है, गौतम बुद्ध की वर्तमान आयु कैसे पता करेंगे। तो यहां से ये BC लिखा है ना, ये BC की घटना का मतलब क्या है, ये इधर जाएगा 563 के आसपास, और इस घटना को यहां से यहां तक आने में टोटल कितना टाइम लगा, 563 वर्ष लग गया। ठीक, अब यहां से यहां तक आने में कितना वर्ष लगा, तो 2021 लगा। इन दोनों को प्लस कर देंगे, जो आंसर निकलेगा वो गौतम बुद्ध की वर्तमान आयु पता चल जाएगी। ठीक, तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक, और जो भी दिक्कतें हों आप लोग प्लीज़ बताएं, और अपना प्लीज़ सहयोग बनाए रखें हम लोगों के ऊपर। ठीक, और प्लीज़ ग्रो अप करने की कोशिश करें। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास जो भी मटेरियल्स जाएं वो अच्छे से अच्छे हों। इतना आपको यकीन करना पड़ेगा कि हम लोग किसी भी गाइड का कोई सहारा नहीं ले रहे हैं। जो भी हमारे पास प्रमाणिक किताबें हैं, उन प्रमाणिक किताबों का सहारा लेकर के हम आपके सामने चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, इस बात की मैं कल भी या परसों भी शायद मैंने बोला था कि सभी तथ्यों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या पूरी जिम्मेदारी होगी कि जो भी तथ्य आपके सामने दिए जाएंगे वो बिल्कुल प्रमाणिक स्रोतों से होंगे। अगर आप कमीशन को चैलेंज करते हैं तो कभी भी आप फेल नहीं होंगे। इतना जरूर ध्यान रखें और इतना जरूर आप यकीन करें। और अगर आप चाहें तो रीचेक भी कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं यहाँ पर जो भी डाटा दे रहा हूं बिल्कुल अखंड है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है, टूटेगा नहीं, गलत नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप रीचेक कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इस बात को लेकर के। लेकिन मुझे जितना जानकारी है उस बिहाफ पर मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, भरोसा भी दे रहा हूँ साथ में, कि आपके सामने कोई भी जानकारी गलत नहीं दी जाएगी। सभी तथ्य बिल्कुल प्रमाणिक हैं और डेफिनेटली सत्य हैं। और बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ इस चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, आप लोग साथ दें हम लोगों का। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ इतना तो आप लोग करें। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।